नमस्कार। एक विषय बहुत चल रहा है, ब्राह्मणवाद से विदाई। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय इसका प्रतिनिधित्व करता है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जेएनयू जिसको बोलता है, कोई आज से नहीं है, वर्षों से ये विषय वहाँ पर चलता है। सबसे ज़्यादा अगर उटपटांग जितनी बातें होती हैं तो उसका केंद्र है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। चलिए कोई बात नहीं, वहाँ पर लोग पढ़ने जाते हैं, पर कुछ लोग वहाँ पर इस तरह के लोग भी होते हैं। ब्राह्मणवाद जब वहाँ पर बात होती है तो, और वर्तमान में वहाँ की अध्यक्ष भी कोई मिश्रा लड़की है, वो भी ब्राह्मण ही है, और सबसे ज़्यादा जो नारे लगते हैं वही अध्यक्ष है। क्या परिस्थितियाँ बनी, कैसे हुआ? ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि हमें ब्राह्मण से नहीं, ब्राह्मणवाद से नफरत है। भाई जाहिर सी बात है, ब्राह्मणवाद से नफरत है तो ब्राह्मण है तो वाद तो आपको बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं एकदम से क्लीन चिट किसी को भी नहीं दे रहा हूं। ये जो वाद शब्द है, ये वाद माने किसी और अधिक झुकना, सामान्य शब्दों में इसको ये समझिए, यही वाद हो जाता है। जैसे राष्ट्रवाद हो गया, अंबेडकरवाद हो गया, तो सारी चीज़ें बेकार है, केवल मैं ही सही हूँ या जिस पक्ष को मैंने लिया उसका पुरजोर तरीके से प्रदर्शन ही वाद की श्रेणी में आ जाता है। भाषावाद है, जातिवाद है, राष्ट्रवाद है, विचारवाद है, कोई भी विचार है, ये वाद अपने आप में बड़ा खतरनाक शब्द है, पर कई लोग वादी होते हैं, उसी में एक नाम ब्राह्मणवाद का। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मणवाद के नाम पर जब हम सोशल मीडिया के कई अकाउंट्स पे देखते हैं तो मेरिट को भी उसी श्रेणी में रखा जाता है। कोई कहेगा मिश्रा ने पेपर बनाया, मिश्रा ने जांचा, मिश्रा ने टेस्ट लिया, मिश्रा ने परीक्षा दी, ऐसा करके चतुर्वेदी दुनिया भर के जितने भी ब्राह्मण हैं उनका नाम लेकर के लास्ट में इसलिए मेरिट आती है। मैंने सारी योग्यता व्यर्थ है। ये जितने वामपंथी हैं ये इसलिए आगे नहीं आ पाए, भैया मेरे तो आरंभ में भी आप कहाँ थे, क्यों नहीं आए? शरीर सबको ईश्वर ने वही दिया है या प्रकृति ने, वो तो ईश्वर मानते नहीं है, तो शरीर तो वही मिला, सबको मिला, सामर्थ्य भी वही मिली, फिर कौन अगड़ा हो गया, कौन पिछड़ा हो गया, ये कैसे हो गया? ये अंदर की जो चेतना है, किसी की चेतना कम विकसित है, किसी कम विकसित है, ये मानो आप। छुआछूत जैसी बीमारियों को ब्राह्मणवाद से जोड़ना, शुद्धता और अशुद्धता ये इसकी मुख्य श्रेणी है। जैसे प्रकृति की किसी भी चीज में अब एक कैटेगराइजेशन हुआ, अब उस कैटेगराइजेशन में ब्राह्मण को आप दोषी कैसे मान सकते हो, जबकि ब्राह्मण सत्ता के केंद्र में कभी रहा नहीं। समाज में बिना कैटेगराइजेशन के कोई भी प्रबंधन हो नहीं सकता। एक कॉलेज होता है, वहाँ भी चपरासी होता है, वहाँ भी प्रिंसिपल होता है, वहाँ भी मैनेजर प्रबंधक होता है, वहाँ भी क्लर्क होता है, वहाँ भी विद्यार्थी होता है। क्या एक किसी कॉलेज कैंपस में सारे प्रोफेसर हो जाए तो व्यवस्था चल जाएगी क्या? किसी कॉलेज कैंपस में सारे विद्यार्थी हो जाए, सारे प्रिंसिपल हो जाए, सारे मतलब एक समानता का व्यवहार हो जाए और सब के सब प्रिंसिपल हो जाए, फिर ये कैटेगराइजेशन क्यों हुआ? आप बंद कर दो ना सारी व्यवस्थाएं, जो वाद का नाम देते हैं वो सारी व्यवस्थाएं आप बंद कर दो। भाई किसी भी कार्यालय में, कार्यालय का जो प्रधान होता है, मैनेजर होता है, कलेक्टर होता है, आप सबको कलेक्टर घोषित, ये बोलो कि सब कलेक्टर रहेंगे, सब एसपी रहेंगे, ऐसा संभव है क्या? कोई व्यवस्था चलती है, उस व्यवस्था के लिए कैटेगराइजेशन होता है। अब उस कैटेगराइजेशन में आपकी योग्यता, आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपको काम मिला,
और कोई आज की परंपरा नहीं, वो तो सदियों की परंपरा है। और हर समाज में हर व्यवस्था में कैटेगराइजेशन होता है। बिना कैटेगराइजेशन के आप मैं गौशाला का प्रबंधन सहयोग के रूप में देखता हूँ, सहयोग के रूप में। कोई ऐसा समाज का व्यक्ति हूँ, मेरे यहाँ एक बहुत बड़ी गौशाला है, तो वहाँ पर जब गया तो अव्यवस्थाएं दिखी, चूंकि सबके साथ समान व्यवहार था। प्रकृति ने ही समान पैदा नहीं किया, तो आप कहाँ से समानता की बात कर सकते हो भाई? समानता उसके गुणों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, किसी की उम्र कम है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी का आहार ज्यादा है, किसी का आहार कम है, फिर आप कैसे समान कर सकते हो? जिसकी क्षमता 5 रोटी की है उसको आप, और किसी की क्षमता 8 रोटी की है, तो आप बराबर व्यवहार कैसे कर सकते हो? 5 रोटी की क्षमता वाले को 8 रोटी खिलाओगे तो वो मर नहीं जाएगा, 10 रोटी खिलाओगे मर नहीं जाएगा, और जिसकी क्षमता 10 रोटी है उसको आप 5 रोटी दोगे तो वो मर नहीं जाएगा। कैसे मूर्खतापूर्ण बात है। मैंने गौशाला में देखा तो सबके साथ समान व्यवहार, हर शेड में सब उसी तरह से, तो बड़ी समस्या समझ में आई। मैंने कैटेगराइजेशन शुरू किया। अब उसके लिए आप दोषी मान सकते हो मुझे कि कैटेगराइजेशन क्यों किया, सबके साथ समान व्यवहार क्यों नहीं किया? कैटेगराइजेशन किया जो कमजोर गौवंश था। अब ये बहुत सारे लोगों का समाज में, तो हर समाज में ऐसे लोग होते हैं। किसी भी समाज में अगर ऐसा ना होता तो उसी समाज से, दलित समाज से निकलने वाले जो बड़े बड़े नेता हैं, क्या उन्होंने अपने उस दलित समाज का चिंतन किया? क्या ये ब्राह्मणवाद है? ये ह्यूमन नेचर है भाई। आप उस ह्यूमन नेचर को ब्राह्मणवाद नाम कैसे दे सकते हो? पूरी सत्ता में अगर आप देखो तो उस सत्ता के केंद्र में कभी भी ब्राह्मण नहीं रहा है। अखंड भारत की अगर बात करो, भारत अगर सम्राट की बात करो, साम्राज्य की बात करो, तो साम्राज्य के केंद्र में कभी भी नहीं रहा है। फिर भी एक कैटेगराइजेशन की आवश्यकता पड़ी, तो वहाँ पर हो सकता है कि कई स्मृतियाँ आई हैं, और केवल एक इसी कैटेगराइजेशन के लिए अब उसमें उस समय की परिस्थिति के अनुसार कुछ निर्णय आज के दौर में गलत लग सकते हैं, लेकिन एक सिरे से हम उसको गाली देना शुरू कर दें, क्यों? ये ब्राह्मण ने लिखी है, ब्राह्मणवाद है। तो वाद तो अभी भी, अगर संविधान की बात करें, अम्बेडकर वाद चल रहा है। अब अगर हम मनुस्मृति की बात करें, हम पराशर स्मृति की बात करें, मनुस्मृति को जलाने वाले लोग, भाई किसी मनु ने उस स्मृति को लिखा है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बिल्कुल अलग है। तो यही संविधान, वो भी स्मृति है। अब ये अम्बेडकर स्मृति बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, तो संविधानवाद ये अम्बेडकरवाद नहीं हुआ क्या? बहुत सारे लोग अगर अम्बेडकरवाद का विरोध करने लगे तो संविधानवाद का विरोध होने लगता है। तो ये ठीक है क्या? ये विचार करने योग्य है। समाज में फैली कुरीतियों को दोष देना, केवल एक समाज को दोषी देना, असल में ये संघर्ष दूसरा है। जब ब्राह्मणवाद शब्द आता है तो वहाँ पर बौद्ध केंद्र में हो जाता है, और ये ब्राह्मणों और बौद्धों का संघर्ष बहुत पुराना है। आज भी जो लोग बौद्ध संस्कृति, बौद्ध विचार, नास्तिक और आस्तिक का संघर्ष है, उसको ब्राह्मणवाद कह करके उस समाज की अव्यवस्था को आप किसी एक समाज पर थोप करके और न्याय नहीं कर सकते हो। ये प्रकृति का एक सिद्धांत है। कमजोर को छांट करके उसका निराकरण करना। आप जब जाना स्मृति में, तो अगर ब्राह्मण को आपको लगता है कि अधिकार ज्यादा दिए हैं, तो गौर करना कि उस ब्राह्मण के कार्य भी बड़े कठिन दिए हैं। किसी भी ब्राह्मण को अवस्थाओं में बांट करके आराम करने का मार्ग नहीं दिया है। शयन करना है, भूमि पर शयन करना है, बहुत आरामदायक स्थान पर रहना नहीं है, तपस्या करना है, जंगल में रहना है, एकांत में रहना है, विद्या अध्ययन करना है,
और उस विद्याध्ययन के क्रम में इतनी कठोरता है, और उस कठोरता के साथ में अगर कहीं पर शूद्रों के लिए दंड विधान अलग किया है, तो ब्राह्मण के लिए भी घोर दंड विधान है। शूद्रों को शराब के लिए दंड नहीं है, शराब पीने की अनुमति है, पी सकता है, लेकिन अगर ब्राह्मण ने शराब का स्पर्श कर दिया तो खौलती हुई शराब उसको पीना चाहिए, तब उसके पाप का विमोचन होगा। खौलती हुई अग्नि में, बिल्कुल अग्नि प्रज्वलित हो ऐसी, और उसके डाल दो, मरेगा कि बचेगा। दंड का विधान सबको वही दिया है, नियम सबके लिए वही है। चोरी अगर करना है तो अब यहां पर समझना, चोरी का अपराध चारों वर्णों ने किया है। कोई चोरी हुई हो, उसमें एक ब्राह्मण भी हो, एक क्षत्रिय भी हो, एक वैश्य भी हो, एक शूद्र हो, तो उसमें शूद्र को सबसे कम सजा है, लेकिन ब्राह्मण को सबसे कड़ी सजा है, सबसे कठोर सजा है। ये नहीं दिखता किसी को। इसलिए विचार करो, और केवल जाति के आधार पर, वाद के आधार पर आप निराकरण नहीं कर सकते हैं। समाज में अगर समता लाना है तो वर्गीकरण करना पड़ेगा। जो कमजोर वर्ग है उनके उत्थान के लिए वास्तविक में, जो दुनिया भर का प्रपंच आप लोग पाल के बैठे हो, प्रपंच की बजाय वास्तविक उत्थान अगर करना है तो उस पर चिंतन करना पड़ेगा। और उसी चिंतन की आवश्यकता है, उसी चिंतन से राष्ट्र का उत्कर्ष हो सकता है, उसी चिंतन से समाज का उत्कर्ष हो सकता है, उसी से चिंतन से किसी भी शैक्षणिक संस्थान का उत्कर्ष हो सकता है। और शिक्षा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, लेकिन ऐसी शिक्षा जिसमें जातीय जहर घोला जा रहा हो, ऐसी शिक्षा से निश्चित रूप से समाज का विध्वंस ही होगा, उस राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती। जहाँ पर ऐसे जहरीले लोग जब आगे बढ़ेंगे, चाहे वो ब्राह्मणवाद के नाम पर हो, चाहे वो अम्बेडकरवाद के नाम पे हो, जाति किसी भी वाद का अगर प्रभाव है, तो निश्चित रूप से वो किसी समाज के लिए, किसी राष्ट्र के लिए अच्छे संकेत नहीं देता है। नमस्कार।